हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 11th का एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है ग्रेविटेशन। तो इस चैप्टर के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो आज हम इसी चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसा कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन के बारे में काफी कुछ छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो। ये पढ़ा होगा कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, जैसे कि ये मून है, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये सन के चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, तो ये किस वजह से रिवॉल्व कर रहा है? तो इस पे एक फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से रिवॉल्व करता है। इतना तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तभी आता है जब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है ना। अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या करेगा, ऐसे सीधा ही टेंजेंशियली निकल जाएगा। क्लियर? तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से लग रही है, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सेम जैसे ये सन है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, तो उसके पीछे का रीजंस क्या है ये हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? और दूसरा कि कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे ही क्यों आता है, या जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो वापस फिर से सरफेस पे आके गिरता है ना। हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ आके गिरता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये फिनोमेना, तो ये सब जो हम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेविटेशन से। तो बेसिकली ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होने वाली, राइट। यानी पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमने अभी पीछे एग्जांपल बताया। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मून और अर्थ। तो इस पे जो फोर्स लग रही है ये हो गई हमारी ग्रेविटेशन फोर्स। इनके बीच में जो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये सेंट्रीपिटल मोशन में है सारे के सारे, तो ये सारी क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स। अब दो ऑब्जेक्ट बोला है ना, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, और साथ साथ इनके बीच में भी है, आपस में भी लग रही है। तो सेम इन दोनों के बीच में क्या लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स। वही अर्थ और इस बॉल के बीच में भी क्या लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्स में लगने वाले दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, मैं और आपके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, या मेरे साथ कोई चेयर सामने रखी है, उस चेयर और मेरे बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, वो हो गया हमारा ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्स में कहीं भी हो सकती है ये फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स जो है ना, अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक ये और एक ये, तो इनके बीच में फोर्स लग रही है, मान लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्स F। अगर बीच में एक और ऑब्जेक्ट हम ये ले आते हैं, तो इन दोनों के ऊपर, यानी इन दोनों से जो फोर्स लग रही थी F, इस फोर्स पे इस ऑब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगती है, तो उसके बीच में अगर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, तो तीसरा ऑब्जेक्ट जो है, पहले लगने वाले दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स थी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन का बेसिक सा इंट्रो। तो यहाँ तक समझ में आया ग्रेविटेशन। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, उन दोनों के बीच में लग रही है अट्रैक्टिव फोर्स, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। क्लियर? चलिए, ये तो था, ये हमने 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब ग्रेविटेशन से सबसे पहले एक लॉ दिया था न्यूटन से। आप सबने इतना तो पता ही है कि न्यूटन जो था अप्रोक्स 1620 के आसपास। ठीक है, तो जब क्या थे, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एक एप्पल आके नीचे गिरा था, तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन स्टक किया था कि एप्पल जो है नीचे ही क्यों गिरा। उसके बाद इन्होंने इसके बारे में फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब जाके उन्होंने फिर एक लॉ दिया था, उस लॉ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? ये 9th में भी पढ़ के आए। तो ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहले कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद फोर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, फर्स्ट। ठीक है, फिर बोला था कि ये जो फोर्स है, विद फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को हम मैथमेटिकली तरह समझते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका मास है m1, क्लियर, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नजर नहीं आएगा m1, और ये मून है, इसका मास मान लेते हैं m2, फोर्स लग रही है। तो इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया r, ठीक है। अब क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के प्रोडक्ट के, क्लियर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके के बीच के स्क्वायर का डिस्टेंस के। चलिए ठीक है, इन दोनों को अरेंज करेंगे तो ये आएगा F इक्वल्स टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटते ही यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा g m1 m2। अब g क्या है यहाँ पे, तो वेयर g जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी हो गया अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है जो सारे यूनिवर्स के लिए सेम वैल्यू इसकी, क्लियर है। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा यूनिट्स में, क्लियर है यहाँ तक। अगर सीजीएस में देखेंगे इसकी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन का होता है डाइन, मीटर का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और पर ग्राम स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर बात करें इसकी क्या डायमेंशनल फॉर्मूला की तो डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए कैसे निकलेगा। फोर्स का फॉर्मूला है F g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, यह है फोर्स। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आएगी, F इंटू r स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं g इक्वल्स टू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का mlt माइनस 2, डिस्टेंस का होता है l पावर 2 है तो 2, मास का m और इसका भी m, देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये m ऊपर जाएगा तो m -1, l की पावर आ गई 3 और t की पावर आ गई -2, तो ये आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर। तो ये तो हो गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, पहले इसको साइड हो जाता हूँ, क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिए, अब है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस हम इसकी डिफाइन करेंगे इसको इसके 1 यूनिट से। तो कैसे करेंगे कि इफ जो मास है m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू वो हो गया 1 यूनिट्स और 1 kg, ठीक है, दोनों का मास अगर हम ले लेते हैं 1 kg और डिस्टेंस हो जाता है 1 मीटर, तो फोर्स आ रहा है g m1 m2 बाय r स्क्वायर, क्लियर। या वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन में 1 का, तो g इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से अपने पास आ गया g इक्वल्स टू f, क्लियर। तो क्या कह रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, कब, जब दो ऑब्जेक्ट दोनों का मास 1 यूनिट हो और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कितना हो, यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये आ गया। अब सबसे पहले ये जो वैल्यू आई अपने पास g की 6.67, तो सबसे पहले इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश।
जिन्होंने काफी साल बाद, यानी न्यूटन ने ये लॉ जब दिया था उसके काफी टाइम बाद ये क्या था, इस वैल्यू को कैलकुलेट करके सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और वो भी शॉक हो गए थे कि न्यूटन ने ये वैल्यू जो है विदाउट मैथमेटिकल प्रूफ इतनी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे दे दी थी। ठीक है, तो वही है कि जो वैल्यू है जी की वो सबसे पहले किसने बताई थी, हेनरी कैवेंडिश ने 1731 से 1810 के बीच में। ये इनका बॉर्न टाइम से लेकर दैट टाइम हो गया। ठीक है, और जबकि अगर आप न्यूटन की डेट ऑफ बर्थ सर्च मारेंगे तो 1620 के आसपास उनका बर्थ हुआ था, और इसके बॉर्न से पहले ही वो डेथ भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये वैल्यू दी थी। उसके इतने टाइम बाद इन्होंने ये वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी, जो कि है अपने पास ये। ठीक है, अब आता है कि जी की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, किस किस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो जी की वैल्यू है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि अभी क्या बोला था लॉ में कि यूनिवर्स में लगने वाले हर ऑब्जेक्ट के बीच में, अब यूनिवर्स में तो बड़े ऑब्जेक्ट्स भी हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और बड़े ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, छोटे का कम होता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मासेस पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करती। तीसरा, कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो मीडियम है वो कैसा है इस पे भी डिपेंड नहीं करती। तीसरा, शेप और साइज ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट का शेप कैसी है, साइज कैसी है, उस पर डिपेंड नहीं करती, सबके लिए कैसा सेम वैल्यू है इसकी। और बॉडीज का नेचर पे भी, यानी बॉडी टेरेस्ट्रियल है या सेलेस्टियल बॉडी है, तो किसी भी टाइप की बॉडी के लिए ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू जो यूनिवर्सली सब पे अप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अभी तक जो हमने करा है वो बेसिकली हमारा एक तरह से 9 तक का था। ठीक है, अब हम आगे करते हैं इससे आगे के टॉपिक्स। चलिए, अब यूनिवर्सल लॉ जो है हमारा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस मीन्स के क्या फायदे हैं, क्या कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो हर जगह ये अप्लाई हो रहा है। इट मीन जो अर्थ और हमें अपने साथ चिपका के रखी हुई है ना, अर्थ ने हमें क्या करा, अपने साथ बांध के रखा हुआ। हम अर्थ पे इजिली खड़ा हूं, मैं भी इजिली चल पा रहा हूँ। तो ये क्यों चल पा रहा हूँ? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है हमारे और अर्थ के बीच में, जिसकी वजह से हम इजिली खड़े हो पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं हम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे आराम से रखा हुआ है, फ्लोट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, मून जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, कैसे कर रहा है अभी बताया था पीछे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो सेम सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो किससे रिवॉल्व कर रहे हैं? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, समुद्र में टाइड्स उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, कैसे उठ रही हैं? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो मून और सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से टाइड्स बनती है उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल लॉ का वेक्टर फॉर्म हम करेंगे। यानी अभी जो हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है वो हमने कैसे पढ़ा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म। अब वेक्टर, और वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। चलिए इसको समझते हैं, बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं है। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, m1 पॉइंट ए पे रखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 पॉइंट बी पे रखा है। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो है r। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो है फर्स्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो फोर्स लग रही है F1 पे 2 की वजह से। ठीक है, जब ये 1 की को 2 की वजह से करेगा तो साथ साथ ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको इस तरफ, F2 को 1 की तरफ से। ठीक है, तो F12 क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, अब देखिए, जब ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर किस तरफ मूव करेगा, अगर देखेंगे तो वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो R12 हो गया इस तरफ। सेम ये मूव करेगा तो R21 हो गया यूनिट वेक्टर इस तरफ। और रेंज क्या रहेगी इसकी, तो टोटल मैग्नीट्यूड कितने तक मूव करेगा, ये R डिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये हो गया F12। ठीक है, अब F12 अगर हम निकालेंगे तो देखिए, F12 वेक्टर बेसिकली क्या होता है, G
m1 m2 अपॉन में क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, चाहे तो हम r12 भी ले सकते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या है इसकी, r12। सिमिलरली अगर हम बात करें ये वाली फोर्स, ठीक है, F21 क्या होगा, फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू बॉडी 1, तो क्या होगा F21 इक्वल्स टू G m1 m2 r स्क्वायर इंटू r21। क्लियर। अब ध्यान से देखिए r12 की डायरेक्शन ये है, r2 की डायरेक्शन ये, इट मींस जो r12 है और जो r21 है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम क्या है r है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब r12 की जगह तो मैं r21 यहाँ पुट करूंगा तो ये फोर्स क्या बन जाएगी हमारी, तो F12 इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर r21। ठीक है, ये बन गई, एक फॉर्मूला ये बना था अपना, ठीक है, एक यहाँ से ये बना था। अब ये सिमिलरली F21 हो जाएगा अपने पास माइनस जी m1 m2 r स्क्वायर r12, ये हो गया क्लियर, ये हो गया अपने पास। अब देखिए दोनों ही फोर्स एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है तो क्या होगा, जो F12 है तो जो F21 है क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है ना, क्यों, क्योंकि R12 ये है। क्लियर, यहां तक ये हो गया। अब यहां तक हो गया। अगर ये दोनों कब आता है, ये कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, तो हेंस इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इट मीन्स ग्रेविटेशन लॉ जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि F12 को हमने मैग्नीट्यूड ना लिख के, जो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है इनका, इसको अगर हम R12 लिखते हैं और ये क्या आती है R12, सपोज यही था अपना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ इसका स्क्वायर था क्योंकि इसकी वैल्यू तो चलो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो r कैप होता है यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है गिवन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, और ऊपर से तो मैग्नीट्यूड जो है इसमें वो पोजीशन वेक्टर जो है 1 से 2 दिखा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा अपने पास मेथड है, हम लोगों ने मोशन इन ए प्लेन में पढ़ा होगा, राइट, वही अप्लाई करेंगे हम। मान लेते हैं अपने पास ये दो ऑब्जेक्ट है, ये है m1, इसके पोजीशन वेक्टर है r1, ठीक है, ये है m2, पोजीशन वेक्टर है r2। अब इन दोनों के बीच में देखिए फोर्स लगेगी, इस तरफ और इस तरफ, इस पे लगेगी F12 और इस पे लगेगी F21, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर हमें सॉल्व करना आता है, ठीक है, कैसे करेंगे याद है, तो ये दो हो गए हमारे पास। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मुझे सॉल्व करना है कि R12, ठीक है, सिंपल सा अगर मेरे पास वेक्टर है तो ये कैसे होगा R2 माइनस R1, यही होगा ना, यही किया था हम लोगों ने। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा कि F12 इक्वल्स टू G m1 m2 इंटू गिवन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड क्या होगा स्क्वायर और एक नीचे इसका वेक्टर तो हो गया पावर 3। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी G m1 m2, ये हो गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसको कैसे लिखेंगे,
तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, अब ये तो मैग्नीट्यूड है तो इसको लगा देंगे हम यहाँ मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया F12 अगर पोजीशन भी दे देता है हमें, ठीक है। अब सिमिलरली F21 क्या होगा जी, M1 M2 R21 अपॉन में R21 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी M1 M2, ठीक है। R21 क्या हो जाएगा, फिर से वही इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, R21 वेक्टर और अपॉन में R21 का क्यूब, फिर इसको रिजॉल्व करेंगे तो F21 इक्वल्स टू जी M1 M2, तो ये जाएगा R21 है ना, तो R1 माइनस R2 और अपॉन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मॉडुलस लगाएंगे और लगा देंगे यहाँ क्यूब, तो ये हो जाएगा अपना वेक्टर फॉर्म पूरा, ठीक है। वैसे तो वेक्टर फॉर्म हमारा यहाँ तक हो गया है, हमने इसको फर्दर अगर पोजीशन वेक्टर ऐसे दे रखा हो तो तब कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको बता दिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इंटरवीनिंग मीडियम मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, अब ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं ये कहीं भी रखे हैं, ठीक है, इनके बीच में कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता, वैल्यू सेम रहती है कैसा भी मीडियम हो। दूसरा, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंस है या एब्सेंस है, उससे भी इनके बीच में लगने वाली फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक और ऑब्जेक्ट आ गया तीसरा, ये था M1 M2 और ये आ गया M3, तो M3 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा M1 और M2 पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया। तीसरा, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट पे पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो नेचर कैसा है पाथ का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करती, नेचर स्मूथ है पाथ का, रफ है, ठीक है, बहुत ज्यादा इरेगुलर है, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी लगेगी, सेम। सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है ये नेचर में। वीकेस्ट फोर्स का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 10 की पावर 36 टाइम्स क्या है, वीक है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसीलिए वीक फोर्स बोला जाता है कि काफी ज्यादा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी ये 10 टू द पावर 25 टाइम्स वीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10 की पावर 38 टाइम्स वीक होती है। अब सेंट्रल फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स मतलब ये फोर्स जो है देखे दो ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर हम अप्लाई होती है, ठीक है, हम मेजरमेंट भी सेंटर टू सेंटर करते हैं और अप्लाई भी सेंटर टू सेंटर होती है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, इस चीज का प्रूफ अभी हमने देख ही लिया था वेक्टर फॉर्म में, वो अभी भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब आता है ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सा फंडा है कि न्यूटन्स जो ग्रेविटेशन लॉ है ये क्या कहता है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स F से, है ना, यानी अर्थ और मान लो कोई अर्थ के आसपास ऑब्जेक्ट है, जनरली एप्पल वाला क्वेश्चन बहुत 9th क्लास में भी पढ़ा है, आप लोगों से पूछा गया होगा कि जब दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो सिर्फ एप्पल ही क्यों मूव करता है अर्थ की तरफ, अर्थ क्यों नहीं मूव करता, हर बार एप्पल ही क्यों आ रहा है नीचे, अर्थ क्यों नहीं जा रही ऊपर, है ना। तो उसी के लिए अब देखिए बताते हैं, यही हमने पूछा है कि एप्पल टुवर्ड्स अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल टुवर्ड इट्स सेंटर, एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विद एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देन व्हाई डू वी नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम एप्पल की बात करें, सिंपल सा फोर्स इक्वल्स टू हो गया जी, यहाँ हम अर्थ का मास ले लेते हैं कैपिटल एम से, इसको लेते हैं स्मॉल एम से, ठीक है, इससे याद रहेगा कैपिटल एम अर्थ का है, स्मॉल एम एप्पल का है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू
ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ किसका, एप्पल, ठीक है। से कैंसिल, ठीक है। ये तो हो गया अपना एप्पल के लिए। अगर यहाँ पे हम करते हैं अर्थ के लिए, अर्थ, अब अर्थ के लिए क्या होगा देखिए, फिर से एफ जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास हो जाएगा इसका अर्थ का, एम में इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, राइट, ये हो गया। चलिए एम से एम कैंसिल, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना आ गया अपना जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया अपना अर्थ का और वो हो गया एप्पल का, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो अर्थ का मास m है और एप्पल का मास स्मॉल है, और अर्थ का मास जो है एप्पल के मास से बहुत ज्यादा बड़ा है ना, अर्थ का मास बहुत ज्यादा बड़ा है। सिंपल से आते हैं, अगर अर्थ का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, अर्थ का या एप्पल का, ठीक है। मास छोटा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल। देखिए इसका मास नेग्लिजिबल है तो अर्थ का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम, है ना। इसका मास ज्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, ये ज्यादा। तो इस वजह से जो एप्पल है वो एक्सेलरेट ज्यादा तेजी से करेगा एज कंपेयर टू अर्थ। इसी वजह से क्या होता है, हमेशा एप्पल ही मूव करता है अर्थ की तरफ, जो हमें दिखाई देता है वो रीजन, अर्थ का मास बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा एप्पल का, और जबकि उसका ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में जो एप्पल का मास है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, ठीक है। इसलिए हमेशा एप्पल ही विजिबल होता है मूव करते हुए। चलिए हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब सुपरपोजिशन किसका, ग्रेविटेशन का। अब सुपरपोजिशन में सिंपली मैं बताता हूँ, आपके क्लास 11 से लेकर 12 तक सुपरपोजिशन बहुत बार आएगा। तो सुपरपोजिशन में क्या होता है कि सिंपली सिस्टम होता है पार्टिकल्स का, उस पार्टिकल के सिस्टम में ना कुछ भी हो रहा होगा, वर्क डन हो सकता है, फोर्स लग रही होगी, तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लगती है, तो उस एक ऑब्जेक्ट पे जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लगेगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबका हम क्या करते हैं वेक्टर सम कर देंगे, तो वहां पे हमारे पास कितनी फोर्स उस एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपली क्या होता है, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ particle due to number of masses is equal to the vector sum of the forces exerted by the individual masses on the given particles, ठीक है। इससे ज्यादा बेटर है हम इसको पहले समझते हैं एक एग्जांपल लेके, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, इसका मास है m1, इस पे हम नंबर ऑफ फोर्सेस लगा देते हैं, ठीक है। तो एक हो गया ये, एक लग रहा है यहाँ से, मान लेते हैं एक लग रहा है यहाँ से, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया m2 और एक ये हो गया m3, ठीक है, और ये हो गया m4। अब क्या हो रहा है, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगी, 1 पे लग रही है, फोर्स लग रही है 1 पे 2 की वजह से, है ना, या सिंपली इसको 1 भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे इस पे फोर्स लग रही है 1 पे लग रही है 3 की वजह से, और इधर 1 पे लग रही है 4 की वजह से, क्लियर। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन कि जो F नेट है वो इक्वल टू होगा F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट 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 F1n, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, हमने n पार्टिकल के लिए मान लिया 3 का सिस्टम बना के।
अब बात आती है इसके डिस्टेंस की, ठीक है। जब ये इसको इस तरफ मूव कर रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा, r12 इस तरफ, इसका r13 और इसका r14, ठीक है। अब एक एक करके सबकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, पहले F12 इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगी, G m1 m2 अपॉन में r12, तो G m1 m2 अपॉन में r12 का स्क्वायर और r12 का क्या प्लस G m1 m3 अपॉन में r13 का स्क्वायर और r13 कैप प्लस डॉट 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 ऐसे ये लगेगा फोर्थ। चले फोर्थ भी दिखा देते हैं, G m1 m4 अपॉन में r14 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू r1 n पार्टिकल ये होगा m1 mn अपॉन में r1n का स्क्वायर और r1n कैप, ये हो गया। अब ध्यान से देखें इसमें सिर्फ दो ही चीज कॉमन है, G और m1, बाकी m2 m3 m4 mn तक चल रहा है, ठीक है। तो G m1 हमने ले लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mi अपॉन में r1n स्क्वायर और r1n कैप, और i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है n तक, तो ये आ गया f नेट। और इस वेक्टर को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में बता ही दिया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, यहाँ तक हो गया। अब करते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे ये और इजी हो जाएगा हमारे लिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास m and m separated by a distance is f. If a point mass 2m is placed next to m, what will be the force on capital M due to small m, total force on m? देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है कैपिटल M और दूसरा ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास वाला, डिस्टेंस मान लें इनके बीच में r, इनके बीच में फोर्स लग रही है F, ठीक है। कितनी होगी, F G M M अपॉन, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो फिर क्या कितनी क्वेश्चन लगी M पे, फोर्स कह रहा है कितना फोर्स लगेगा कैपिटल M पे स्मॉल m पे। सेकंड पार्ट कह रहा है अपना कि आगे, इफ अ पॉइंट मास 2m इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू 2m, प्लेस नेक्स्ट टू m, ये तो अपने पास कैपिटल M था ही, और यहाँ पे ये m था, इसके साथ रख दिया मैं एक 2m तक, तो इसका मास कितना हो गया, अब m प्लस 2m, ये हो गया सिंपल 3m मास हो गया। तो अब फोर्स कितनी आएगी, तो नया फोर्स कितना होगा, G कैपिटल M 3m अपॉन में r स्क्वायर, तो ये हो गया 3 GM अपॉन r स्क्वायर f डैश। अब GM अपॉन r स्क्वायर जो है वो f है, तो नई फोर्स कितनी आ गई है, वो 3 टाइम्स हो जाएगी पहले फोर्स की। ये है अपना क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, two particles of equal mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. ठीक है, इसको समझते हैं जरा। तो ये एक सर्कल है, कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं, ठीक है, दोनों का मास कैसा है, इक्वल, और ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया, इसका मास m है, और दोनों सर्कल के देखिए अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है और ये r है, तो टोटल जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो कितना हो गया, 2r, ठीक है। तो किस स्पीड से जो पार्टिकल है ये घूम रहा है, ये हमें निकालना है। अब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो लगेगी GM अपॉन में डिस्टेंस हो गया 2r, इसका स्क्वायर, तो ये आ गया GM स्क्वायर अपॉन में 4r का। अब ये कह रहा है कि इसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं, अब घूम रहे हैं तो इनके बीच में क्या लग रही होगी, फोर्स,
ठीक है। और घूमने वाली फोर्स कौन सी होती है? सिंपल सी बात है, घूमने वाली फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये किसकी वजह से घूम रहे हैं यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ सेंट्रीपिटल कितना होगा? वो सिंपल हो जाएगा mv², ठीक है, आर, ठीक है, mv²/r। चलिए ये हो गया, यहां तक क्लियर। अब ये दोनों फोर्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। मैंने भी बताया था कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एफ ग्रेविटेशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है अपने पास mv²/r, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पास gm²/4r²। क्लियर? r से एक r गया, m से एक m गया, तो v इक्वल्स टू कितना गया? √gm/4r। तो ये हो गई वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। तो कह रहा था हर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये होगी, इस वेलोसिटी से ये घूमेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास कैपिटल M is broken into two parts of masses m1 and m2. How are m1 and m2 related so that gravitational force of attraction between the two parts is maximum? ठीक है, क्या कह रहा है? एक मास है कैपिटल M, ये दो टुकड़ों में बट गया, ठीक है। तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ठीक है। और m1 m2 इन दोनों में लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब m1 को हम मान लेते हैं ये इसका मास आ गया m, तो m1 है वो m के बराबर है, तो इसमें से कितना मास बचेगा? m-1। अब इन दोनों में लग रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो है ग्रेविटेशन, और वो कह रहा है कि ग्रेविटेशन मैक्सिमम है, तो मास की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पहले इनके बीच में क्या फोर्स लगेगी? फोर्स हो जाएगी सिंपल सा g m1 m2 अपन डिस्टेंस मान लेते हैं r², ठीक है। डिस्टेंस दे नहीं रखा तो हम r² मान लेते हैं। m1 है m के बराबर, m2 है m-m के बराबर, अपॉन में अंदर लेके जाएंगे वैल्यू को, मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन, g m स्मॉल m m इंटू m m² और अपॉन में ये r²। अब क्या कर रहा है? फोर्स मैक्सिमम है, क्या कर रहा है? अब मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ये देखिए पूरा पूरा फंक्शन जो है ये मास का फंक्शन है, तो जो डिफरेंशिएशन होगा फोर्स का मास के रिस्पेक्ट में वो 0 होना चाहिए, तभी फोर्स मैक्सिमम होगी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मास। ये तो जी एज इट इज, ठीक है, तो ये एज इट इज छोड़ दिया हमने, ठीक है। ये क्या आएगा? m इंटू एम का ये हो गया m माइनस 2m, ठीक है। अब हमें क्या बोला? df/dm 0, ये 0 हो गया, तो g/r² m माइनस 2m, ये सारी टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई 0, तो अपने पास इक्वेशन क्या बची है कि m माइनस 2m इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू 2m और स्मॉल m इक्वल्स टू m/2। तो ये पहले का तो मास आ गया m/2, ये आ गया m/2, और ये है m माइनस m, ठीक है। ये m है और इसकी वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखिए, सॉरी m/2 1 में से हाफ गया, तो ये भी क्या बच गया m/2, तो दोनों जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे मैक्सिमम फोर्स के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है 3 point mass bodies of mass m, 2m and 4m are placed at A, B and C as shown in figure. AB equals to BC equals to L. Find the magnitude of resultant gravitational pull on body A due to bodies B and C. क्या कह रहा है? 3 point mass बॉडी रखी हुई है, ये A, B और C पे। A का मास m है, इसका 2m और इसका 4m है, ये डिस्टेंस भी दे दिया L और L, ठीक है। A पे हमें फोर्स निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है इसके और इस ऑब्जेक्ट की वजह से। तो देखिए ये इसको इधर अट्रैक्ट कर देता है, अरे क्या करेगा? मान लेते हैं F1 फोर्स से करेगा, है ना। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा
मान लेते हैं F2 की वजह से करेगा। तो अगर हम F1 निकालते हैं इन दोनों के बीच की फोर्स तो क्या होगा, G, इसका मास m, इसका मास 2m, डिस्टेंस आ गया l स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए भी अपने को क्या चाहिए, l, डिस्टेंस चाहिए। ये l है, ये l है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ये हम निकाल रहे हैं AC, तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 2l स्क्वायर अंडर रूट, l स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो l रूट 2, ये आ गया AC। ठीक है, अब F2 निकालेंगे तो क्या होगा, F2 G, मास है इसका m, इसका मास है 4m, नीचे आ रहा है l रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान से देखिए। तो G, ये 4 बाहर ले लिया, m स्क्वायर अपॉन में l का आ गया l स्क्वायर, रूट 2 का आ गया 2, 2 से ये गया तो वैल्यू आ गई 2G m स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, ये आ गया F2। अब ध्यान से देखिए मैग्नीट्यूड, F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, Gm इंटू 2m अपॉन में l स्क्वायर, Gm आ गया ना, 2 आ गया m स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो F1 का और F2 का वो कैसा है, इक्वल है, वो मान लेते हैं F के बराबर है, और वो वैल्यू है 2Gm स्क्वायर बाय, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब जरा इसको इधर देखते हैं, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये 90 डिग्री है ना, ये सिंपल सा क्या है, ये 90 डिग्री है, और ये इक्वल और इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल आएगा। तो 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 बचा, तो ये एंगल कितना बच गया अपने पास, 45, ये भी बच गया। अब ये देखिए एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो इस पे क्या लग गया, पैरेललोग्राम लो। अब पैरेललोग्राम ले लो, क्या होता है हमारा, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos कितना है, सॉरी 45। ठीक है, cos कितना हो गया ये 45। चलिए यहाँ तक हो गया cos 45। अब F1 की वैल्यू देखिए अभी निकाली थी हमने, F, F2 की वैल्यू भी F, ये हो गया 2F इंटू F cos 45 1 बाय रूट 2। क्लियर यहाँ तक, तो ये हो गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट 2। F स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, F आ गया बाहर। ठीक है, तो यहाँ बच गया अंडर रूट, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रूट 2 अपॉन में रूट 2, तो ये रूट टू इससे कैंसिल, तो यहाँ बच गया 2 प्लस रूट 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, F, तो इसको लिख सकते हैं हम 2, इसकी वैल्यू होगी 1.41 और पावर होगी 1/2। यहाँ F बचा है, इसकी वैल्यू तो पता है, इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू आएगी 3.696, F की वैल्यू है Gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, और साथ साथ सबको सॉल्व करके वैल्यू आएगी ये, तो ये आ गया वैल्यू। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। बोल रहा है 3 यूनिफॉर्म spheres each having mass capital M and radius r are kept in such a way that each touches each other to find the magnitude of the gravitational force on any sphere due to other two। सिंपल सा क्या कर रहा है, 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैं, तीनों का मास m है और रेडियस कैपिटल r है, और ऐसे रखे गए हैं कि तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक स्फीयर ऐसे हो गया, अब इनको ये 3 कॉपी कर लेते हैं हम। ये कुछ ऐसे बोला हुआ है। ठीक है, सिंपल सा ये क्या बना रहे हैं तो देखेंगे, देखिए ये इसके सेंटर पर फोर्स लग रही है, यहाँ सेंटर में लग रही है, और ये यहाँ
सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रही है। क्लियर? ये मान लेते हैं हम ए, बी और सी। मास एम है, एम है, एम है। ये था आर, ये हो गया आर। आर, ठीक है। एंगल कितना हो गया ये 60, क्योंकि क्या बना रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि देखिए साइड देखिए इक्वल आ गई है। साइड कितनी आ गई 2r 2r 2r। अब किसी भी एक पे हम क्या कर देते हैं, बाकी किसी भी एक पे मान लेते हम इस सी पे फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से और इसकी वजह से। ये बोला ना किसी भी एक पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है बाकी टू की वजह से। तो इस पे एक फोर्स लग रही है F1, इस पे एक फोर्स लग रही है F2। फिर से वही प्रोसेस आ गया सिंपल। तो F1 कितना होगा, ठीक है जी, दोनों का मास क्या देना है कैपिटल M डिस्टेंस हो गया 2r का स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई GM स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर। सिंपल सा। सिमिलरली F2 भी यही होगा GM स्क्वायर अपॉन में 4r का स्क्वायर। ठीक है। अब फिर से इनका मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, F के बराबर, और वो आ रहा है GM स्क्वायर अपॉन में 4r का स्क्वायर। अब कह रहा है कि इनके बीच में एंगल है 60। फिर से वही पैरेललोग्राम लॉ लग गया। तो F रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर, F3 स्क्वायर, सॉरी F2 ये दो ही है ना, 2F1 F2 cos 60। वैल्यू पुट करते हैं F 2F इंटू F cos 60 1/2 F स्क्वायर F स्क्वायर F स्क्वायर कितना हो गया 3F स्क्वायर रूट के अंदर F स्क्वायर बाहर आएगा तो F, तो बच गया अपने पास F रूट 3। तो रूट 3 तो ऐसे रख देते हैं, इसकी वैल्यू पता है हमें GM स्क्वायर अपॉन में 4r। ये आ गया हमारे पास F नेट। चलिए ये बोला था हमें किसी भी एक पे हमने निकालना था, निकाल दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास m are located at the vertices of an equilateral triangle with side r. At what speed must they move if they all revolve under the influence of one another's gravitation in a circular orbit, circumscribing the triangle while still preserving the equilateral triangle? चलिए 3 आइडेंटिकल बॉडीज है, तीनों का मास m है और r डिस्टेंस पे रखा हुआ है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस। पीछे वाला क्वेश्चन है सेम, ठीक है। क्या कह रहा है, ये सिंपल पीछे वाला क्वेश्चन है कुछ ऐसे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ए मास है m, बी मास है m, सी मास है m, डिस्टेंस दे दिया है r, साइड दे रखी है r। ठीक है, तीनों क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। किस स्पीड से दे मूव लिखा है, एट व्हाट स्पीड दे मूव इफ दे ऑल रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन अनदर ग्रेविटेशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो किस स्पीड से सारे के सारे मूव करेंगे कि इन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रही है एक दूसरे पे, और वो जो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं और साथ साथ ट्रायंगल इनका बचा हुआ है ना। सिंपल सा ये फंडा है। देखिए इस पे एक फोर्स लगेगी, एक इस पे लगेगी। इस पे मान लेते हैं F1 है तो इस पे F2 हो जाएगी। क्लियर? F1 है F2 है। अब सिंपल सा क्या कर रहा है, अगर F1 की वैल्यू निकालेंगे तो वही G, दोनों का मान सेम है तो m स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। F2 भी सेम G m स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो F1 F2 तो इक्वल आ गए F के, और वो वैल्यू आ गई G m स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए F नेट निकालेंगे तो एंगल कितना है 60। फिर से वही वैल्यू तो वहां तक तो सेम आएगा, F1 F2 2F1 F2 cos
60, तो f स्क्वायर टू f इंटू एफ cos 60 हो गया 1/2, ये कट गया। तो f स्क्वायर √3 बाहर ले लेंगे तो f√3, तो f कितना है जी m²/r। ठीक है, तो ये आ गया f नेट यहाँ तक। अब कह रहा है कि ये सारे के सारे क्या है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो फिर से अब सर्कुलर ऑर्बिट के लिए अपने को क्या चाहिए, देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में यानी ये रिजल्टेंट फोर्स ऐसे है, कुछ ऐसे है ना, रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे लग रही होगी। तो ऐसे लग रही होगी तो मतलब रेडियस कुछ यहाँ पे होगा इसका, तो हमें ये रेडियस निकालना है, ये ओ सी। क्योंकि फोर्स जो है वो सिंपल सा क्या होगा, mv² ओ सी। अब ओ सी की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। अब ओ सी कैसे निकलेगा, अब ये 90 है, ये 60 है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। हम पहले ये निकाल लेते हैं सी, ये डी। अब देखिए ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डी, ठीक है। ये दे रखा है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, सी डी, हाइपोटेन्यूज है आर, ये होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू सी डी अपॉन में आर। तो सी डी इक्वल टू आ गया √3/2 आर, ठीक है, √3/2 आर। और अपने को क्या चाहिए, ओसी। ओसी, अब देखिए इसमें एक रिलेशन होता है कि जो ओसी होता है वो 2/3 होगा इस साइड का, ये हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, सी डी, क्लियर। तो इसको वहां अप्लाई करेंगे, तो ओ सी इक्वल टू 2/3, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 इंटू आर। इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से कर देते हैं डिवाइड, 2 से 2 गया, 3 से ये √3 गया, तो वैल्यू आ गई r/√। ओसी आ गया, ओसी को यहाँ पुट करते हैं, mv² अपॉन में r, ऊपर गया तो √3। अब एक फोर्स ये आ गई, एक फोर्स ये आ गई, दोनों को इक्विवेलेंट रख देते हैं, तो क्या आएगा, mv²/r √3 इक्वल्स टू √3 जी m²/r। r से r गया, एक m से m गया, √3 से √3 गया, तो v² कितना आएगा, v हो गया √g(m), ये नीचे r भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 3 equal masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid of the triangle? What is the force if the mass at the vertex A is double? Take AG equals to BG equals to CG equals to 1. तो ये हमें फिगर दे रखी है, इसमें ए बी सी एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों पे मास रखा हुआ है m, ठीक है। और यहाँ पे मास m रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी साइड दे नहीं रखी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हम कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसकी साइड L है और L है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं हमें। अब कह रहा है कि सेंट्रोइड पे, ये रहा सेंट्रोइड पे एक मास रखा हुआ है 2m, उस पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, ये जो डायरेक्शन है ये वाली फोर्सेस। अब देखिए अगर ये फोर्स को मान लेते हैं F1, ठीक है, और B वाले को मान लेते हैं F2, और ये हो गया F3। तो अब नेट फोर्स निकालेंगे ये F। अब F1 क्या होगा, सिंपल सा, अगर F1 की बात करते हैं यहाँ से देखिए, जी A पे मास है m, इस पे मास है 2m, ठीक है। डिस्टेंस कितना है AG, और AG की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो ये आ गया 2 बाहर ले लिया, m² अपॉन में 1² इक्वल टू आ गया 2gm², ठीक है। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये इस डायरेक्शन में, y एक्सिस के अक्रॉस, ठीक है। अब बात करते हैं F2, सिमिलरली F2 भी यही आएगा 2gm², F3 भी यही आएगा 2g
एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि जो F1 है मैग्नीट्यूड F2 है और F3 है, ये हम मान लेते हैं F के बराबर है और वो है 2gm स्क्वायर। क्लियर याद है? लेकिन इस पे टोटल निकलेगा नहीं क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई। अब या तो सारे एक डायरेक्शन में हो, तो हम इसको रिजोल्व करते हैं, उससे हमें इजी हो जाएगा। देखिए इससे रिजोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये 30 है तो इसके साथ वाली फोर्स हो गई F cos 30। F इसलिए क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसके परपेंडिकुलर हो गई ये F sin 30। सेम इसको रिजोल्व करेंगे, इधर होगा रिजोल्व और इधर ये हो जाएगा F cos 30 और ये हो गया अपने पास F sin 30। अब देखिए ये F cos 30 ये F cos 30 इक्वल और अपोजिट है, तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो F cos 30 एंड F cos 30 आर इक्वल एंड opposite, so they cancel each other। चलो इट मीन्स x डायरेक्शन में फोर्स तो हो गई 0। अब बात करते हैं इस डायरेक्शन की। तो अगर ये फोर्स निकालेंगे हम F नेट, ठीक है, F नेट ये डायरेक्शन है ऊपर की तरफ F1 पॉजिटिव, ये है नीचे की तरफ माइनस F sin थीटा माइनस सॉरी ये जाएगा प्लस F sin 30। ठीक है, हो गया F sin 30 F sin 30, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब F1 की वैल्यू कितनी आई थी? F1 की वैल्यू आई थी F यानी 2F आई थी। ठीक है, F माइनस ये आ गया F sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस F sin 30 1/2। तो F/2 हो गया F के बराबर, ये बच गया F माइनस F। नेट फोर्स कितनी हो गई है यहाँ पे फर्स्ट केस में? तो फर्स्ट केस में नेट फोर्स हो गई अपनी 0। ठीक है, अब सेकंड केस कह रहा है कि अगर हम ए का वर्टेक्स में जो मास है उसको 2m कर दें, उसको 2m कर दें यानी डबल कर दें, तो फोर्स कितनी होगी? देखिए ये दो फोर्स तो सेम रहेगी, ये इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, ये तो पहले से सेम है, सिर्फ इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो F1 हमारा इस बार चेंज हो जाएगा। अब F1 क्या होगा? देखिए F1 G इसका मास है 2m और सेंट्रोइड का मास है 2m और अपॉन में 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4gm स्क्वायर। बाकी F2 है और F3 जो है वो हो जाएगा F के बराबर जो कि है 2gm स्क्वायर। ठीक है, 2gm स्क्वायर ये रहा। अब इनका भी देखो सेम, ये तो कंपोनेंट यहाँ से यहाँ माइनस हो गया, बस क्या चेंज हो जाएगा? अब जो F1 है वो यहाँ पे कुछ हो जाएगा अपना, क्या होगा? तो F नेट कैसे निकालेंगे? बाकी कंपोनेंट तो सेम है, F1 एज इट इज माइनस F sin थीटा प्लस F sin, ये आ गया हमारे पास 4gm स्क्वायर, ये आ गया F/2 प्लस F/, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया F और F की वैल्यू कितनी है 2gm स्क्वायर। 4gm स्क्वायर माइनस 2gm स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू बच गई 2gm स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो आ गया अपने पास j कैप। y एक्सिस के लूंगी डायरेक्शन, तो आ गया अपना j कैप। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कवर किया है। उसके अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, उसका ग्रेविटेशनल लॉ, वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्रेविटी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।